चेक बाउंस की केसेस में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप रहते तो एक्स प्लेस पर हैं लेकिन केस फाइल होता है वाई प्लेस पे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि जहां मैं रहूं वहां केस ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर लोग ये भी पूछते हैं कि सपोज़ एक ही ट्रांजैक्शन के सपोज़ 2-3 चेक थे और 2-3 चेक बाउंस हुए और अगली पार्टी ने उसको अलग अलग जगह डाला, तो क्या मैं एक ही ट्रांजैक्शन का एक केस फॉर एग्जांपल जोधपुर लड़ूं, एक केस जयपुर लड़ूं और एक बॉम्बे लड़ूं? ऐसे तो मैं कैसे केस लड़ूंगा? तो क्या ये पॉसिबल है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करके जितने भी चेक बाउंस के केसेस हैं उनको एक जगह पर ट्रांसफर करा दें? इस पर लॉ अभी तक इतना क्लियर नहीं था, लेकिन हाल ही में 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये बताया है कि क्या केसेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं, क्या एक शहर से दूसरे शहर में या एक राज्य से दूसरे राज्य में चेक बाउंस के केसेस ट्रांसफ़र हो पाएंगे या नहीं। अब ये हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे उसके लिए तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूँ आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है हर छोटी से बड़ी कानून जानकारी से और आपको बताता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और हाँ, एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करके घर बैठे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। खैर, शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो जो बनाया है सिर्फ चेक बाउंस केसेस के ट्रांसफर के ऊपर। लैंडमार्क जजमेंट के इस लॉ को हम देखें उससे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। योगेश उपाध्याय वर्सेस अटलांटा लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में योगेश उपाध्याय की एक प्रोप्राइटरी फर्म थी, उन्हें अटलांटा लिमिटेड को एक ऑर्डर प्लेस किया। उनको कुछ क्रशर का प्लांट चाहिए होगा तो उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया। एग्रीमेंट के तहत 7 चेक में उनको पेमेंट देना था। उन्होंने 7 चेक उस अटलांटा लिमिटेड को दिए। 7 में से एक चेक तो क्लियर हो गया और 6 चेक थे वो बाउंस हो गए। जब 6 चेक बाउंस हुए तो अटलांटा लिमिटेड ने 4 चेक के जो केसेस थे वो तो फाइल किए द्वारका की ट्रायल कोर्ट में न्यू दिल्ली में, और जो बाकी 2 केस थे वो फाइल किए नागपुर की ट्रायल कोर्ट में। अब मुद्दा ये उठा योगेश उपाध्याय के पास कि मैं नागपुर में केस लड़ूं या द्वारका में केस लड़ूं, इसलिए वो पहुंचे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्यों पहुंचे, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों वो स्टेट हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो मेरा नागपुर का केस है वो नागपुर से द्वारका न्यू दिल्ली ट्रांसफर हो जाए। अब नागपुर आता है महाराष्ट्र में और न्यू दिल्ली एक अलग स्टेट हो गया, तो महाराष्ट्र से दिल्ली यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में कराना है तो आपको स्टेट हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, यानी एक शहर से दूसरे शहर हाई कोर्ट और एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट। खैर, अब वो चाहते थे नागपुर से द्वारका जाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, सेक्शन 406 की पावर इन्वोक करी। उन्होंने सेक्शन 406 में एक पिटिशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में और रिक्वेस्ट किया कि इस मैटर को नागपुर से जो 2 केसेस हैं उनको ट्रांसफ़र करके आप दिल्ली कर दीजिए। उनका ये आर्गूमेंट था कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन के बहुत सारे चेक हैं तो क्यों ना एक जगह ट्रायल चलनी चाहिए, बिकॉज इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। दूसरी पार्टी के जो लॉयर थे यानी जो अटलांटा लिमिटेड के जो वकील थे, उन्होंने 2 ग्राउंड रेस किए यानी 2 ऑब्जेक्शन रेस किए। पहला ये, उन्होंने कहा कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और बाद में जो कानून आया देश में, जो अमेंडमेंट हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, उसके तहत ये क्लियर है कि जहाँ मेरा बैंक अकाउंट है वहीं अगर चेक लगाना चाहिए तो मैंने वहीं चेक लगाया। तो जब मैंने चेक वहीं लगाया एज पर द लॉ, तो फिर ये केस क्यों ट्रांसफर होना चाहिए? दोस्तों, आपको जुरिडिक्शन के बारे में भी हम आप क्लियर कर दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक दशरथ रूप सिंह राठौड़ का जजमेंट दिया था, जिसको ओवररूल करते हुए पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करा और बोला कि अब चेक के केसेस वहीं फाइल होंगे जहाँ पे आपका मेन अकाउंट है, यानी जो पेई है उसका मेन अकाउंट जिस ब्रांच में है उसी बैंक में, उसी जुरिडिक्शन में आपके केस फाइल होंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने नागपुर में फाइल किया। अब उन्होंने दूसरा ऑब्जेक्शन रेज किया। दूसरा ऑब्जेक्शन उन्होंने बोला कि अगर आप सेक्शन 142 ऑफ एनआई एक्ट की बात करें तो ये सेक्शन शुरू होता है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज से। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज मतलब ये होता है कि वो ये कहता है सेक्शन कि आपका जो भी क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप सेक्शन देखेंगे जो अभी आपको स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है, वो ये कहता है कि डिस्पाइट एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ, यानी जो क्रिमिनल लॉ में जो सीआरपीसी में मेंशन्ड है उसके अलावा कुछ भी मेंशन्ड हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो भी होगा ये एक्ट ही उस पर ओवरराइड करेगा। अगर हम सिंपल भाषा में करें तो चाहे सीआरपीसी का कोई भी प्रोविज़न हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 142 सेक्शन ये कहता है कि ये एनआई एक्ट ही ओवरराइड करेगा फॉर एनआई केसेस।
तो उन्होंने जब रेस किया कि जो 406 सीआरपीसी का प्रोविज़न की जो पिटिशन उन्होंने लगाई है वो तो सीआरपीसी का प्रोविज़न है, तो इस पे एनआई एक्ट पे नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुद्दों को डिस्कस किया। पहली बात पे तो वो उनसे सहमत हो गए कि यस आप सही कह रहे हैं कि जुरिडिक्शन तो नागपुर का बनता है बिकॉज एज पर द लॉ तो वहीं का है। लेकिन उन्होंने दूसरा पॉइंट जो अगले वकील ने जो रेज़ किया था उससे वो असहमत हुए। उन्होंने बोला कि ये एक गलत प्रजम्पशन है और एक गलत एनालॉजी ऑफ लॉ है कि सीआरपीसी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एनआई एक्ट केसेस। उन्होंने कहा कि अगर आप 142 एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके पीछे की मूल भावना क्या है। इस पीछे की मूल भावना क्या है वो हम थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चेक बाउंस के केसेस बाकी क्रिमिनल लॉ के ऑफेंसेस से थोड़े अलग होते हैं। क्रिमिनल लॉ के ऑफेंसेस में क्या होता है कि जैसे कोई ऑफेंस कमिट हो गया तो ये आप पे बर्डन रहता है कि आपको प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को कि अगले पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है, और जैसे ही अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपके खिलाफ एक एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज हो सकती है। लेकिन चेक बाउंस के केस में ऐसा नहीं है। चेक बाउंस में फॉर एग्जांपल आपका कोई चेक बाउंस हो गया है तो ऐसा नहीं है कि सीधा आपके खिलाफ केस फाइल हो जाएगा। एज पर द सेक्शन इटसेल्फ जैसे चेक बाउंस होगा आपको पहले एक नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस भेजना मैंडेटरी है। अगर आप नोटिस भेजेंगे, उसके 15 दिन का वेट करेंगे और उसके बाद भी वो अगर पेमेंट नहीं करता है तो आप चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं। यानी बिना नोटिस भेजे आप चेक बाउंस का केस डाल ही नहीं सकते। अब देखिए, ये है ना क्रिमिनल लॉ से थोड़ा सा अलग, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में जैसे कोई ऑफेंस हुआ तो आपने एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन चेक बाउंस होने पे अपराध नहीं हुआ। चेक बाउंस होने के बाद, नोटिस भेजने के बाद, पेमेंट नहीं आने के बाद ही आप दर्ज करा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 142 का मतलब ये, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज का मतलब यही हुआ कि ये क्रिमिनल लॉ से थोड़ा डिपार्चर है, इसलिए यहाँ क्रिमिनल लॉ के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल लॉ का पूरा ही सीआरपीसी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तब उन्होंने बोला कि यस 406 सीआरपीसी इज एप्लीकेबल। अब उन्होंने कहा कि अब हम इस केस के मुद्दे की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब एक ही ट्रांजैक्शन है, 4 केसेस आपके द्वारका न्यू दिल्ली में चल रहे हैं, तो 2 नागपुर में चलाने से क्या पर्पस सर्व हो जाएगा। कभी कभी आपको इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस भी देखना चाहिए। नो डाउट आपका जुरिडिक्शन नागपुर में है, लेकिन सिंस क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है इसलिए हम 406 की पावर इन्वोक करते हुए उस नागपुर के 2 केसेस को हम ट्रांसफर करते हैं द्वारका में। तो इससे बात तो ये सिद्ध हो गई कि सीआरपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं एनआई एक्ट पे, और आप 406 में सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस ट्रांसफर करवा सकते हैं चेक बाउंस का, अगर आपको लगता है कि एक ही ट्रांजैक्शन के केसेस हैं। तो अगर आपको स्टेट हाईकोर्ट में जाना है तो उसमें भी सीआरपीसी का प्रोविजन है 407 को यूज़ करके आप हाईकोर्ट में एक शहर से दूसरे शहर में अपने केसेस को ट्रांसफर करा सकते हैं। और एक चीज़ आप जरूर और कर सकते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको फिर भी कोई ओपिनियन है, आपको डाउट है, आप नीचे दिए गए लिंक पर मुझे बात करके उसका घर बैठे सोल्यूशन पा सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।